स्वागत है दोस्तों, आप सभी का डिजिटल मैथ्स क्रांति में। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों। इस वीडियो के अंदर हम दो चरों वाले रैखिक समीकरण के युग्मों का ग्राफीय विधि से हल करना सीखेंगे। तो करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, आपने एक चर वाले जो रेखीय समीकरण होते हैं वो आपने पहले की कक्षाओं में पढ़ लिया था। उसका मानक रूप क्या होता था? ax प्लस बी इक्वल टू 0। ये उसका मानक रूप होता था। एक चर वाला रेखीय समीकरण, एक चर वाला रेखीय समीकरण, रेखीय समीकरण ये होता था। तो इसमें एक चर कौन सा होता था हमारा? ये जो x है ये हमारा चर होता था। और इसको रेखीय क्यों बोलते हैं? रेखीय इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो आपका चर है इसकी जो घात है वो घात क्या है? 1 है। घात कितनी है इसकी? 1 होती है। जब किसी भी चर की घात 1 होती है तो वो उसका अगर हम ग्राफ बनाएं तो उसका ग्राफ एक रेखा बनती है, इसलिए उसको यानी कि हम रेखीय बोलते हैं। इस वीडियो के अंदर हमारा जो चैप्टर नंबर 4 है, चैप्टर नंबर 4 के अंदर दो चरों वाला रेखीय समीकरण है। तो दो चरों के लिए आपके पास दो चर होंगे, एक x होगा और एक y होगा। अब इसके आगे कोई कांस्टेंट होंगे तो a और b कोई भी गुणांक होंगे इसके, और प्लस c कोई अचर होगा। ये हमारा दो चर वाला जो रेखीय समीकरण है उसका उदाहरण हो गया। दो चर वाला रेखीय समीकरण, क्योंकि इसमें दो चर हैं, एक x है और एक y है, इसलिए दो चर वाला। और रेखीय क्योंकि x की घात भी यहाँ पे 1 है और y की घात भी जो है वो 1 है। अगर इसका हम ग्राफ बनाएं तो ग्राफ के अंदर हमें एक रेखा मिलेगी। ठीक है। अब यहाँ पे हमें दो चरों वाले रेखीय समीकरण के युग्म के बारे में, यानी कि ये लेसन है आपका। युग्म का मतलब हमारे पास दो इक्वेशन होंगी दो चर वाले रेखीय समीकरण की। अगर मैं पहली जो आपकी इक्वेशन है उसमें इसके गुणांक a1 b1 c1 ले लूँ और कोई दूसरा रेखीय समीकरण लूँ उसमें a2x b2y और c2 इक्वल टू 0, ये कोई दूसरा रेखीय समीकरण ले लूँ तो हमारे पास यहाँ पे ये दोनों मिल करके जब हमारे पास आ जाएंगे तो उसको बोलते हैं दो चरों के रेखीय समीकरण का युगपत या निकाय। ठीक है। तो यहाँ पे दो यानी कि हमारे पास समीकरणें होंगी। अब इन दोनों समीकरणों के जब हम ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ ये दोनों समीकरणें हमें दो लाइनें देंगी, है ना। ग्राफ के अंदर दो लाइनें बनेंगी हमारी। अब वो लाइनें जो हैं वो किस प्रकार से हो सकती हैं? या तो ऐसा हो सकता है कि एक लाइन मान लो ये जा रही है और दूसरी लाइन मान लो इसको ऐसे कहीं एक पॉइंट पे काट रही है। इस पॉइंट पे एक पॉइंट हमारा होगा जिस पे ये लाइन जो है दोनों कट कर रही होंगी। या तो हमारी ये सिचुएशन हो सकती है, या अगर हम दूसरी सिचुएशन की बात करें तो हो सकता है कि ये दोनों लाइनें बिल्कुल ऐसे पैरेलल चलें, समांतर चलें, जो कि आपस में कहीं भी ना काटे। पहली सिचुएशन हमारी ये थी कि दोनों लाइनें एक पोजीशन पे कहीं भी काटेंगी, और दूसरी लाइन ये कंडीशन ये हो सकती है कि दोनों लाइनें कहीं भी ना काटें। तो इस कंडीशन में हमारी दोनों लाइनें क्या होंगी? समांतर। इसको बोलते हैं समांतर। और पहले वाली में दोनों लाइनें आपस में काट रही थी उसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी।
प्रतिच्छेदी रेखाएं और ये समांतर रेखाएं। तीसरी कंडीशन की अगर बात करें तो तीसरी कंडीशन में ये हो सकता है कि मान लो एक कोई रेखा आपकी जा रही है और दूसरी रेखा बिल्कुल उसके ऊपर ही आ जाए, तो इस तीसरी सिचुएशन को बोलते हैं समपाती रेखाएं। समपाती रेखाएं, ठीक है। तो ये 3 प्रकार की सिचुएशन हमें देखने को मिल सकती है। अब अगर हम हल की बात करें, है ना, कि अगर प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं यानी कि दोनों एक ही पॉइंट पे काट रही हैं, तो इसका जो हल होगा वो एक ही हल मिलेगा और वो हल इस पॉइंट पे मिलेगा। ये पॉइंट आप देख रहे हो, इस पॉइंट पे वो हल होगा, अर्थात हमें एक ही हल मिलेगा और उस हल को बोलेंगे हम अद्वितीय हल। अद्वितीय हल यानी कि ये जो पॉइंट है दोनों रेखाओं को संतुष्ट करेगा। ये पॉइंट पहले वाली रेखा के ऊपर भी आ रहा है और दूसरी वाली रेखा के ऊपर। पहली रेखा का नाम अगर अपने L1 रख रहे हैं तो L1 पे भी आ रहा है, दूसरी लाइन का नाम L2 रख दें तो L2 पे भी आ रहा है, ठीक है। और अगर सेकंड केस की बात करें समांतर रेखा की, तो समांतर रेखा में हमारे पास कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है, ये किसी भी पॉइंट पे नहीं मिल रही है। इसका मतलब इसका कोई भी हल नहीं होगा, कोई हल नहीं है, क्योंकि ये किसी एक बिंदु पे भिड़ ही नहीं रही है, तो इसका कोई हल नहीं है। तीसरे कंडीशन की बात करें तो वो है संपाती। अब संपाती का मतलब ये तो बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर ही ओवरलैप्स हो रही हैं, तो इसमें तो बहुत सारे अनगिनत पॉइंट होंगे। ये आप अनकाउंटेबल पॉइंट देख सकते हो, अनकाउंटेबल पॉइंट होंगे। ये जितनी लाइन एक दूसरे के ऊपर, लाइन देखो कभी भी ख़त्म नहीं होती है। एक बात, लाइन हमेशा दोनों तरफ अग्रसित होती रहती है, इसका मतलब इस पे यानी कि अद्वितीय हल नहीं होगा, है ना। कितने हल होंगे? अनकाउंटेबल हल होंगे, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि इसके अंदर अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। यहाँ तो हमने ये देखा दोस्तों, इसके 2 लाइनों के डायग्राम हमने बना करके इसकी सिचुएशन को देखा कि अगर दोनों लाइनें क्रॉस कर रही हैं तो एक पॉइंट पे क्रॉस होंगी और वो इसका एक अद्वितीय हल होगा। अगर दोनों लाइनें बिल्कुल पैरेलल जा रही हैं, इसका मतलब वो किसी भी पॉइंट पे नहीं काटेंगी, तो कोई हल मौजूद नहीं होगा। और तीसरी सिचुएशन है संपाती की, जिस पे अनेक हल होंगे, अनकाउंटेबल कह सकते हो आप। अब अगर हमें ग्राफ बना के ना देखे, बिना ग्राफ बनाए हम बता दें, इक्वेशन को देख करके ही बिना ग्राफ बनाए ये बता सकें कि इसके कितने अद्वितीय हल होंगे, तो उसके लिए हम सिचुएशन की बात करें तो उसके लिए हमारे पास कंडीशनें बनेंगी। आपको कंडीशन ध्यान रखनी होगी, अगर दोनों समीकरणें जो हैं यानी कि आपकी लाइनें क्रॉस करेंगी, इसका मतलब A1/A2 यानी कि प्रथम समीकरण के x का गुणांक और द्वितीय समीकरण के x का गुणांक A1/A2 नॉट इक्वल टू होगा B1/B2 के। ये कंडीशन बनेगी, समझ गए। और जो समांतर होगा, समांतर में क्या होगा, A1/A2 इक्वल होंगे B1/B2 के, लेकिन नॉट इक्वल टू होगा C1/C2। और तीसरी कंडीशन के लिए ये तीनों ही इक्वल आ जाएंगे, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ये मैंने एक बार यहाँ पे कंडीशन लिख दी। अब हम इसके कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पे इक्वेशन लिखी कोई भी 2x 3y + 5 = 0, और मैं कोई दूसरी कंडीशन लिख दूँ 3x +
4y प्लस 2 इक्वल टू 0। ये मेरे पास दो इक्वेशन है। अब इन दोनों इक्वेशन के अंदर x का गुणांक मैं तुलना करूं तो ये देखो a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। यहाँ से आप इसकी तुलना करो और नीचे वाली a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, इसकी इसके साथ तुलना कर लो तो आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या मान आ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं a1 का मान देखूँ तो a1 बटा a2 का मान देखूँ तो a1 का मान मेरे पास है 2 और a2 का मान है 3। तो ये आया मेरा 2/3। ऐसे ही b1 बटा b2 का मान देखूं, b1 का मान मेरे पास 3 और b2 का मान मेरे पास 4, 3/4। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 के, है ना, कि 2/3 नॉट इक्वल टू है 3/4 के। तो इसका मतलब ये कौन सी स्थिति बन गई, ये कंडीशन हमारी पहले वाली बन गई कि इन दोनों समीकरणों को जब हम हल करेंगे तो ये दोनों प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी और इसका एक अद्वितीय हल हमें मिलेगा। आगे बात समझ में। अब हम कोई दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। इसके लिए मैं इसको पहले रिमूव कर दूं। अब दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं। उसके लिए मैं क्या करूं, जैसे मैंने यहाँ पे समीकरण मानी कुछ भी 3x प्लस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0 और यहाँ पे 5x प्लस, यहाँ 5 की बजाय आप और लो कुछ, जैसे 5 की जगह मैं ले लेता हूँ 6x प्लस 4y प्लस 5 ले लेता हूँ। ठीक है। अब मैंने यहाँ से देखा कि a1 बटा a2 जैसे मैं करूँगा a1 बटा a2 करूँगा तो मुझे मिलेगा 3/6, क्योंकि a1 का मान 3 और a2 का मान 6। ऐसे ही b1 बटा b2 करूँगा तो वो मिलेगा मुझे 2/4। ये आ गया 2/4। यहाँ से मुझे कैंसिल होकर के मिला 1/2 और यहाँ से कैंसिल होकर मिला 1/2। तो यहाँ मैंने देखा कि मेरे पास 1/2 1/2 आ रहा है। और अगर मैं c1 बटा c2 करूँ तो वो मिला मुझे 4/5। तो यहाँ आप देख सकते हो कि a1 बटा a2 इक्वल है b1 बटा b2 के और नॉट इक्वल टू है c1 बटा c2 के। तो ये हमारी सेकंड वाली कंडीशन बनी। इसका मतलब ये जो दोनों समीकरणें हमें दे रखी हैं इसका अगर हम हल निकालेंगे तो कोई हल मौजूद नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों रेखाएं समांतर हैं। इसका आप डायरेक्ट यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हो कि जैसे x का गुणांक 3 का जस्ट यहाँ क्या हो रहा है, डबल हो रहा है ना, और यहाँ भी y का गुणांक 2 का जस्ट डबल हो रहा है। तो इसका मतलब जब a1 बटा a2 करेंगे तो यहाँ 1/2 आएगा, यहाँ भी 1/2 आएगा, दोनों आपस में क्या है, बराबर है। इसका मतलब हमारी जो रेखाएं हैं वो कैसे बनेंगी, समांतर बनेंगी। समांतर तभी बनेंगी जब c1 बटा c2 बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे 4 का जस्ट डबल यहाँ अगर 8 होता तो फिर समांतर नहीं होती, फिर तीनों ही बराबर आ जाते, a1 बटा a2 b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। तो तीसरी सिचुएशन बन जाती जिसके अनेक हल होते। तो ये आप समझ गए होंगे। अब अगर आपको मैं थर्ड कंडीशन के लिए एग्जाम्पल लेने के लिए बोलूं तो आप इजीली उसको आसानी से बना सकते हो। जैसे मैंने यहाँ लिखा कोई भी कुछ भी लिख दिया, जैसे 2x प्लस 3y प्लस 4 लिखा मान लो, तो हम समझ गए कि अगर मैं अब इस x का अगर डबल करूँगा, इस x का डबल करूँगा तो मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा 4x, 3 का डबल करना पड़ेगा 6y
और 4 का डबल करना पड़ेगा 8। तो यहाँ हमें अब पता लग रहा है कि जब a1 बटा a2 करेंगे a1 बटा a2 तो मिलेगा 2 बटा 4 जो कि हो जाएगा 1 बटा 2। b1 बटा b2 करेंगे तो मिलेगा 3 बटा 6 वो भी आ जाएगा 1 बटा 2 के। c1 बटा c2 करेंगे तो वो भी आ जाएगा 4 बटा 8 और 1 बटा 2। यहाँ पे देख सकते हैं कि तीनों हमारे इक्वल हैं, इसीलिए हमारी ये थर्ड कंडीशन बनेगी संपाती वाली, जिसमें अनेक हल मौजूद होंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों इस एक्सरसाइज के अंदर हमें जो युगपत समीकरण दे रखी है उसको देख करके पहले तो हमें आइडिया लेना है कि ये समीकरण किस प्रकार की यानी कि ग्राफ बनाएंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं बनाएंगी या समांतर बनाएंगी या फिर संपाती बनाएंगी, है ना। उन दोनों समीकरणों का एक हल होगा, एक हल को बोलते हैं अद्वितीय हल। या समांतर हुई तो कोई हल नहीं होगा, और अगर थर्ड केस हुआ संपाती वाला तो अनेक हल होंगे। बाकी अब इसमें मेन काम करना होगा हमें ग्राफ बनाने का। ग्राफ आपने क्लास 9th के अंदर भी बनाना सीखा था, लेकिन अगर आपको नहीं आता है तो घबराने की कोई बात नहीं है, हम इसको यहाँ बहुत ही अच्छे तरीके से बनाना ग्राफ को सीखेंगे। एक्सरसाइज 4.1 के अंदर आपको एक चीज़ और पूछी जाएगी कि जो भी दो चरों वाला युगपत रेखिक समीकरण निकाय आपको दे रखा होगा उसके जो हल होंगे वो संगत होंगे या असंगत होंगे। तो दोस्तों जब हम दो समीकरणों का हल ज्ञात कर लेते हैं तो उस कंडीशन को बोलते हैं कि हल हमारे संगत हैं, और जब कोई हल नहीं होता है तो उसको बोलते हैं कि हल जो है वो युगपत निकाय जो है वो असंगत हैं। तो इसका मतलब जब हमारी कंडीशन प्रतिच्छेदी की होगी तब हमारा निकाय क्या होगा, संगत होगा। जब रेखाएं समांतर होंगी तब निकाय कैसा होगा, असंगत होगा। और जब रेखाएं आपकी संपाती होंगी तब हल तो हमें अनगिनत मिलेंगे, इसका मतलब ये भी संगति होगा। लेकिन संपाती से जो हल मिलते हैं उसको हम आश्रित संगत भी कह सकते हैं, है ना। एक इसका दूसरा नाम है आश्रित संगत। आश्रित संगत भी कह सकते हैं इसको। लेकिन आप मोटा मोटा ध्यान रखो, बस इतना रख लो कि अगर हमें हल मिल रहा है इसका मतलब हमारा जो युगपत निकाय है वो संगत है। अगर हल हमें नहीं मिल रहा है, समांतर वाली सिचुएशन बन रही है, इसका मतलब जो निकाय है वो असंगत है। ग्राफ बनाने के लिए दोस्तों मैंने यहाँ पे ये कोई दो समीकरणें ले ली हैं। अब ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, सारणी बनानी पड़ती है। जैसे मैंने पहली इक्वेशन ली यहाँ पे x + y = 3, तो मैं अब क्या करूँगा इसमें, जैसे y का मान निकालूंगा 3 - x को मैंने इधर कर दिया। अब मैं क्या करूँगा इसके अंदर इस प्रकार से एक टेबल बना लेता हूँ। इस टेबल के अंदर मुझे x और y के दो मान निकालने हैं, यहाँ x के मान, यहाँ y के मान। तो मैं क्या करूँगा, x का मान यहाँ मानूंगा। जैसे मैंने x का मान 0 मान लिया तो यहाँ x = 0 पर क्या मान आ रहा है, y = 3 - 0, यानी कि y का मान मेरे पास आ गया 3। तो जब मैंने इक्वेशन पहले वाली इक्वेशन के अंदर x का मान 0 रखा तो y मिला मुझे 3। फिर वैसे ही x का मान अगर मैं 1 रखूं, x का मान 1 रखूं तो मुझे क्या मिलेगा, x = 1 पर y मिलेगा 3 - 1, y मिला मुझे 2। तो ये हमारे पास 2 पॉइंट आ गए, है ना। x 0 पे y का मान कितना है, 3। इसको आप पॉइंट फॉर्म में अगर लिखना चाहो तो वो भी मैं आपको ग्राफ में बताऊंगा कि कैसे उसको लिखते हैं। ये तो हमने काम कर लिया पहले वाली
इक्वेशन के लिए। ऐसा ही हम दूसरी इक्वेशन के लिए करते हैं। 3x माइनस 2y बराबर 4। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, 2y को ले जाता हूँ दूसरी तरफ। 3x माइनस 4 बराबर 2y, या मैं इसको और रिवर्स करके लिखूँ, 2y को इधर रखूँ और 3x माइनस 4y को इधर रखूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि माइनस आएगा वो दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ y का मान मैं निकालूँ तो आया 3x माइनस 4 बटा 2। अब मैं क्या करूँगा, इसके लिए एक टेबल बनाऊँगा और x और y के संगत दो मान निकालूँगा, क्योंकि हमें लाइन खींचने के लिए कम से कम 2 पॉइंट का मान x और y का पता होना चाहिए, ये इसलिए कर रहे हैं। तो मैंने पहली सिचुएशन में x का मान यहाँ 0 रखा, तो ये पूरा जो आपका 3x वाला पार्ट है वो 0 हो जाएगा, है ना। तो x मैंने 0 ले लिया। x बराबर 0 पर मैं मान निकालूंगा तो y बराबर, ये तो आपका 3 इंटू 0 माइनस 4 बटा 2, यानी कि 0 माइनस 4 बटा 2 माइनस का 4 बटा 2, ये माइनस का 2 मुझे मिल गया। यानी कि जब x बराबर 0 रखा तो y का मान मिला माइनस का 2। फिर ऐसे ही अब मैं यहाँ x का मान मेरे हिसाब से कुछ भी रख सकता हूँ। अब मैं क्या रखूँ कि जैसे x का मान अगर मान लो मैं 2 रख लूँ, 2 रखूँ तो 2 का 3 से गुणा करूँगा तो बनेगा 6, तो मैं x का मान 2 रख लेता हूँ। x बराबर 2 पर y का मान मुझे मिलेगा 3 इंटू 2 माइनस 4 बटा 2, तो ये हो गया 6 माइनस 4 बटा 2, 2 बटा 2, ये मिला 1। यानी कि x जब हम 2 लेते हैं तो y का मान मुझे मिलेगा 1। तो अब ये हमारे पास टेबल आ गई है। इस टेबल के आधार पे हमें ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो दोस्तों हम ग्राफ बनाना शुरू करते हैं। पहली क्वेश्चन के लिए x प्लस वाई इक्वल टू 3 के लिए x का मान हमारे पास 0 है, जब y का मान कितना है 3 है। यानी कि अगर मैं इस ग्राफ के अंदर एक पॉइंट लूँ, यहाँ पे एक कोई पॉइंट लेता हूँ, x का मान कितना है 0, x का मान 0 और y का मान कितना है, यानी कि x का मान न मैं राइट की तरफ जाऊँगा ना लेफ़्ट की तरफ जाऊँगा, 0 इस पॉइंट पे रहेगा और y का मान कितना है 3, तो मुझे मिलेगा ये पॉइंट। आप देख सकते हो इधर ये पॉइंट की पोजीशन आ गई है 0,3। और दूसरा पॉइंट अब मैं लूँगा, पहला पॉइंट मेरा ये हो गया है A, और दूसरा पॉइंट मुझे लेना है x का मान 1 और y का मान 2। x का मान 1 यहाँ बनेगा और 2 बनेगा यहाँ। तो जैसे ही मैंने ये B पॉइंट इसके ऊपर रखा तो मेरे पास एक लाइन की समीकरण अपने आप ही आ गई। यानी कि जब इन दोनों पॉइंटों को हम मिलाएंगे तो वो एक रेखा हमारे पास आ जाएगी, और उस रेखा की जो समीकरण होगी वो समीकरण हम यहाँ पे देख सकते हैं। उस समीकरण का नाम भी हमारे पास हो जाएगा। ये देख सकते हो कि f(x प्लस वाई इक्वल टू 3), ये इस लाइन की समीकरण है, ठीक है। तो इस प्रकार से 2 पॉइंट हमने पहले कोई भी बना लिए और फिर उन दोनों लाइनों को आपस में मिलाया तो वो हमारी x प्लस वाई इक्वल टू 3 की लाइन आ गई। ऐसे ही अब हम दूसरे वाली जो हमने टेबल बनाई थी उसके आधार पे दूसरी लाइन निकालते हैं। तो दूसरे वाली समीकरण हमें दे रखी है 3x माइनस 2y इक्वल टू 4। x का मान 0 पे y का मान कितना है -2। तो अब मैं यहाँ पे ले लेता हूँ पॉइंट, x का मान 0 और y का मान कितना है -2।
तो y के -2 के लिए मुझे इस लाइन पे नीचे आना पड़ेगा। ये आपका ये पॉइंट हो गया 0, -2, ठीक है। और दूसरा पॉइंट मुझे लेना है 2, x का मान 2 पे y का मान कितना है 1, x का मान 2 और y का मान 1, यानी कि यहाँ पे होगा। तो देखा जैसे ही मैंने ये 2 पॉइंट खींचे तो ये यहाँ पे अपने आप एक लाइन आ गई। और इस लाइन की अगर हम समीकरण देखें तो समीकरण हमें मिलेगी, वही समीकरण मिलेगी जो हमने लिखी है। ये आप देख सकते हो, -3x + 2y = -4। यहाँ पे ये माइनस यानी कि पूरी इक्वेशन को अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो सेम वही है, ये 3x ये प्लस का 2y = -4, ठीक है। तो इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, दोनों एक ही हैं, क्योंकि माइनस का मल्टीप्लाई करने पे -3x ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। तो ये सेम टू सेम वही इक्वेशन है हमारी। तो हमने देखा कि इस प्रकार से अगर 2 पॉइंट हमारे पास हैं तो ये लाइन हम बना सकते हैं। अब इस ग्राफ के अंदर आप देख रहे हो कि ये दोनों लाइनें जो हैं एक ही पॉइंट के ऊपर क्रॉस हो रही हैं, यानी कि जिस पॉइंट पे ये क्रॉस हो रही है, यहाँ आपका जो डी पॉइंट है, डी पॉइंट की आप वैल्यू देख सकते हो कितनी है। डी पॉइंट की वैल्यू यहाँ पे है 2,1। ये यहाँ से लेके ये आपका, ये देखो यहाँ से आप अगर इस तरफ आओगे तो ये x का मान आपका हो गया 2, और यहाँ से ऊपर अगर जाओगे तो ये y का मान हो गया 1। तो अब आप समझ गए होंगे कि इन दोनों युगत समीकरण का जो हल है वो ये डी पॉइंट है, क्योंकि डी पॉइंट पे दोनों इक्वेशन एक ही पॉइंट पे बढ़ रही हैं। तो ये हमारा हो गया आंसर। इसी प्रकार से हमें क्या करना होगा कि दोनों समीकरण के लिए पहले टेबल बनानी होगी, और उस टेबल के आधार पे 2 पॉइंट कोई भी हमें ग्राफ में बनाने पड़ेंगे। जैसे उन दोनों पॉइंटों को बना करके हम एक लाइन, सीधी लाइन ड्रा करेंगे तो वो दोनों लाइनें अपने आप अगर किसी एक पॉइंट पे काटती हैं, इसका मतलब युगत समीकरण निकाय जो है वो संगत है, और एक पॉइंट पे काट रही हैं तो हल हमारा अद्वितीय होगा। इस एग्जाम्पल के अंदर हल हमारा अद्वितीय है, क्योंकि एक पॉइंट पे ही बढ़ रही है। तो यहाँ हमारा मकसद सिर्फ आपको ग्राफ बनाना बताना था। अब आगे इससे संबंधित सवाल आप आसानी से कर सकते हो। मैं आपको कुछ सवाल जो है वो करके भी बता दूंगा। अब हम अपनी एक्सरसाइज के सवाल शुरू करें। तो सवाल में ये दिया है कि अनुपातों a1/a2, b1/b2, c1/c2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है। तो ये हमें क्वेश्चन दे रखा है। पहला क्वेश्चन, एक इक्वेशन ये दे रखी है, दूसरी इक्वेशन ये दे रखी है, ठीक है। तो अब हम इसकी तुलना करके निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला, 2x - 3y = 8, ये पहली इक्वेशन। और दूसरा है 4x - 6y = 9। तो यहाँ a1, a2, b1, b2, c1, c2 के मान आपको पता चल रहे हैं कि यहाँ a1 का मान 2 है, a1 का मान 2 है, b1 का मान -3 है, c1 का मान c अभी इधर है, इसको आप इधर ला करके c1 का मान निकाल सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको पहले सही फॉर्मेट में लिख ही लेता हूँ कि अगर आप 8 को इस तरफ लाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, 9 को आप इस तरफ लाओगे तो ये आपका 9 माइनस का हो जाएगा। अब आप a1 का मान यहाँ पे लिखो तो 2, b1 का मान लिखो तो -3 और c1 का मान लिखो तो -8। ऐसे ही a2 का मान हो गया हमारे पास 4, b2 का मान हो गया -6, c2 का मान हो गया -9।
अब A1 बटा A2 निकालें तो वो आ गया 2/4 यानी कि 1/2। ऐसे ही B1 बटा B2 का मान निकालें तो आया -3/-6, ये भी आया 1/2। और C1 बटा C2 निकालें तो आया -8/-9, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ 8/9। तो इस सवाल में आप देख सकते हो कि A1 बटा A2 इक्वल टू B1 बटा B2 के है, लेकिन नॉट इक्वल टू C1 बटा C2 है। तो ये हमारी कौन सी स्थिति बन रही है? दूसरा केस बन रहा है। इसका मतलब समांतर रेखाएं बनेंगी कैसी? समांतर रेखाएं बनेंगी और जो निकाय जो होगा वो निकाय हमारा असंगत होगा। निकाय कैसे होगा? असंगत। तो ये हमारा हो गया आंसर। बिल्कुल सिंपल है, बस आप ABC के मान निकाल लो और उनका अनुपात पता लगा लो। अगर अनुपात आपको जिस भी कंडीशन को मैच कर रहा है वैसा आपका आंसर होगा। तो इसके सेकंड, थर्ड, फोर्थ आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, मैं इसका फोर्थ पार्ट आपको बता देता हूँ। फोर्थ पार्ट में हमें इक्वेशन दी है 4/3x + 2y = 8 और दूसरी दी है 2x + 3y = 12। सबसे पहले पहली इक्वेशन में मुझे भिन्न दिखाई दे रही है 4/3, तो मैं पूरी इक्वेशन को 3 से गुणा कर देता हूँ। इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। तो समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर जब मैं 3 से गुणा करूँगा तो इस प्रकार से हो जाएगा। 2y को भी 3 से गुणा, 8 को भी 3 से गुणा, तो ये 3 से 3 तो मेरा कैंसिल हो गया है ना। और ये बचा मेरे पास 4x 6y और 8 × 24, 24 को भी मैं इधर ले आऊँ तो -24 = 0। ये मेरे पास समीकरण आ गई अब सही फॉर्मेट में। और इधर से मैं 12 को अगर इधर लेके आऊँ 2x + 3y - 12 = 0, ये मेरा इसका सही रूप आ गया। अब यहाँ से मैं A1 का मान निकालूं तो आया 4, B1 का मान निकालूं तो आया 6, C1 का मान निकालूं तो आया -24। ऐसे ही इधर A2 का मान निकालूं तो 2, B2 3 और C2 का मान -12। अब मैं वापस A1 बटा A2 ज्ञात करूं तो 4/2 यानी कि मुझे मिला 2, है ना। 2/1 भी आप लिख सकते हो। और फिर मैं B1 बटा B2 का मान निकालूं तो B1 है मेरे पास 6 और B2 है मेरे पास 3। इसको मैंने डिवाइड किया तो ये भी मिला मुझे 2। और इसी प्रकार से जब मैं C1 बटा C2 का मान निकालूं तो मिलेगा -24 बटा -12, तो ये भी कैंसिल होकर के मिला 2। इसका मतलब A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। तो ये हमारा थर्ड केस बन गया कि जिसमें तीनों ही एक दूसरे के ऊपर इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब रेखाएं जो हमारी कैसी होंगी? समपाती रेखाएं होंगी। समपाती रेखाएं होंगी और रेखाएं समपाती हैं तो हल तो अनेक हैं। इसका मतलब ये निकाय जो है ये संगत निकाय है। इसको आप आश्रित संगत भी कह सकते हो। जो निकाय है वो आश्रित संगत होगा। तो बहुत ही सिंपल है। इसका सेकंड और थर्ड पार्ट आप अपने आप करके देखना। अगर नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में पूछना, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। अब हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो इसमें जो आपका
फर्स्ट क्वेश्चन है वो तो हमने एग्जाम्पल के अंदर ही ले लिया था और हमने उसको समझ लिया था। अब इसके अंदर मैं कोई एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ। चलो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन ले लेता हूँ। तो थर्ड क्वेश्चन में हमें इक्वेशन दे रखी है x प्लस वाई इक्वल टू 5 और दूसरी इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। तो इसको मैं सही फॉर्मेट में लिखूं। पहले x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, ये मेरा इसका सही फॉर्मेट में मानक रूप में आ गया। 2x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0, ये मेरा फॉर्मेट आ गया। इक्वेशन नंबर, आप चाहो तो इसको 1 नंबर दे दो, इसको 2 नंबर दे दो। यहाँ से अब हमें क्या करना है, इसमें दे रखा है कि ग्राफीय विधि से इसका हल ज्ञात करना है और हल की प्रकृति भी बतानी है कि कैसी है, संगत है या असंगत है ना। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, इसके लिए मुझे यहाँ पे x और y के 2 मान निकालने होंगे, है ना। तो मैं इसको ऊपर वाले समीकरण से निकाल लेता हूँ। y बराबर 5 माइनस एक्स। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, अब इसके लिए टेबल निकाल लूँगा x y के मान। x का मान मैं अगर 0 रखूँ तो y का मान मुझे क्या मिलेगा, 5, है ना। x का मान अगर मैं 1 रखूँ तो y का मान क्या मिलेगा, 5 में से 1 जाएगा तो 4। ये मान मुझे पहले वाली इक्वेशन के लिए मिल गए। ऐसी दूसरे वाली इक्वेशन के लिए मैं यहाँ पे इसको लिखूँ कन्वर्ट करके, तो ऊपर वाली इक्वेशन से 10 माइनस 2x और 2 डिवाइड में जाएगा 10 माइनस 2x बाई 2। अब यहाँ पे मैं इसके लिए मान निकालता हूँ। अब आप x का मान अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हो। जैसे x का मान मैं मान लो 2 रखूँ, है ना। चाहो तो आप 0 भी रख सकते हो, मैंने मान लो 2 रखा। तो यहाँ पे 2 से गुणा 4, 10 में से आपके निकाल ही लो। x बराबर 2 रखने पर y का मान मिलेगा 10 माइनस 2 गुणा 2 बटा 2, यानी कि 10 माइनस 4 बटा 2, 6 बटा 2। तो ये मिला मुझे 3। y का मान कितना मिला, 3। ऐसे ही आप x का मान अपनी मर्जी से रखो। जैसे मैंने 4 रख लिया, 4 रखा तो 4 दूनी 8, 8 घटेगा तो 2 बटा 2, यानी कि 1 मिल जाएगा। अब ये मैंने पॉइंट निकाल लिए, टेबल बना ली। अब मैं इसके आधार पे ग्राफ बनाता हूँ। अब मैं यहाँ पे पहली इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 5 के लिए ये पॉइंट 0,5 यहाँ पे सबसे पहले मैं ढूंढूँ। तो वो पॉइंट x का मान 0 और y का मान 5, यानी कि ये पॉइंट मुझे मिलेगा 0,5। और दूसरा पॉइंट है 1,4। तो 1 मेरा x का मान ये रहा और y का मान 4, ये मेरा दूसरा पॉइंट हो गया 1,4। तो ये मेरी जो लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 5, वो मेरी लाइन आ गई। और इसकी आप प्रॉपर्टी में यहाँ मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये मेरी x प्लस वाई इक्वल टू 5 वाली लाइन आ गई। इसी प्रकार से हम दूसरी लाइन को ड्रा करते हैं। तो दूसरी लाइन के लिए हमने पॉइंट निकाले थे, यहाँ आप देख सकते हो x का मान 2 पे y का मान कितना है, 3, ठीक है। x का मान 2 और y का मान है 3। तो ये पॉइंट मैं लगाता हूँ, x का मान 2 और y का मान 3, वो मुझे मिलेगा यहाँ पे। और दूसरा पॉइंट है x का मान 4 और y का मान 1, x का मान 4 और y का मान 1, वो पॉइंट मुझे यहाँ मिलेगा। तो देखा दोस्तों, जैसे ही मैंने ये पॉइंट यहाँ पे खींचा
तो दोनों लाइनें बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप्स करने लग गई, है ना। ये देखो, ये मेरी दूसरे वाली लाइन आई, ये मेरा एफ एक्स थी और ये दूसरी मेरी जी एक्स है। अब दोनों लाइनें ये बिल्कुल एक ही हैं, इसलिए एक दूसरे के ऊपर संपाती हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लाइन ड्रा कर सकते हो। अब एक तो हमारा आंसर ये हो गया कि दोनों लाइनें क्या हैं, संपाती हैं। और अगर इसके युग्म के संगत या असंगत की बात करें तो ये हमारा आश्रित संगत हो गया, है ना। युग्म निकाय कैसा है, आश्रित संगत। या हम लिख सकते हैं रेखाएं संपाती हैं अर्थात अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। और निकाय जो है वो आश्रित संगत है। ये हमारा आंसर हो गया। अब अगर हम बात करें कि अनेक हल कौन से होंगे, तो उसको भी हम इस ग्राफ के अंदर देख सकते हैं कि इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट आएंगे वो सारे के सारे इसके हल होंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पे कोई पॉइंट लूँ ए, इस लाइन के ऊपर मैंने जैसे यहाँ पे कोई पॉइंट लगा दिया, ये ई पॉइंट लगा दिया, है ना। इस ई पॉइंट को अगर मैं इस पूरी लाइन के ऊपर घुमाऊं तो आपको इसकी जो वैल्यू है वो आपको दिखेगी। ये जैसे यहाँ पे है ई का पॉइंट, तो आप देख सकते हो अभी इसका मान जैसे 2.57, 2.43 है। अगर इस पॉइंट को मैं मूव कराऊं तो वैसे वैसे इसके मान जो हैं वो बदल रहे हैं। समझ में आ गया। जब जैसे ई पॉइंट यहाँ आ गया तो एक्स का मान 3, वाई का मान 2, तो ये 3,2 भी इसका आंसर है। इस पॉइंट को और मैं मूव कराता जाऊँगा, जैसे जैसे मूव कराऊँगा वैसे वैसे इसके मान बदलते जाएंगे और वो सारे मान इस दोनों युगपत समीकरण के जो हैं वो हल होंगे। आ गई बात समझ में। तो अनेक हल होंगे, ये कभी ख़त्म ही नहीं होंगे, क्योंकि रेखा कभी ख़त्म ही नहीं होगी, आगे से आगे बढ़ती जाएगी तो उतने इसके हल होंगे। देख पा रहे हैं आप इसको। तो धन्यवाद दोस्तों। प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में आने वाले बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस एक्सरसाइज के जो 2 सवाल और बचे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 और 4, वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ लेके आएंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू दोस्तों।